दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 3 का अध्याय 7 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इस अध्याय में कपड़ा बुनकरों और लोहा बनाने वालों के संबंध में विशेष अध्ययन करेंगे आप। और यूरोपीय बाजारों में चूंकि भारतीय कपड़े की बहुत अधिक मांग थी, इसके बाद भी भारतीय कपड़े का या भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन क्यों हुआ, साथ ही भारतीय लोहा बनाने वालों की स्थिति क्या थी और भारत में लोहा इस्पात कारखानों का उदय किस प्रकार हुआ, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है। ये 17वीं शताब्दी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाजों के आवागमन का चित्र दिया गया है। दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। यहाँ पर डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का प्रयोग करने लगे थे और 18वीं शताब्दी में इस बंदरगाह का महत्व घटने लगा था। दोस्तों इस अध्याय में जैसा कि इसका नाम है कि बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। बुनकर जो कपड़े की बुनाई करते थे, लोहा बनाने वाले यानी कि जो भट्टियों में लोहा गलाते थे और उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। इसके अलावा फैक्ट्री या कारखानों के मालिक, इसके संबंध में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस अध्याय में हम मुख्य रूप से कपड़ा और लोहा इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। और 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन जो था वो दुनिया का कारखाना भी कहलाने लगा था। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। दोस्तों आप ये समझ चुके हैं कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय भूभागों पर कब्जे किए गए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदला गया। 18वीं शताब्दी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था और जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति जो थे भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे थे और इस तरह से ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पी और उद्योगों पर कई प्रकार के प्रभाव पड़े थे। तो इस अध्याय में हम इसी के संबंध में पढ़ेंगे कि भारत में जो बुनकर थे या कपड़ा बुनाई करने वाले लोग थे और लोहा बनाने वाले लोग थे, उनका इस औद्योगिकरण या औपनिवेशिक औद्योगिकरण से उनके जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पर देखिए भारतीय कपड़े और विश्व बाजार के संबंध में सबसे पहले देखा जाए। यहाँ पर दोस्तों ये जो चित्र दिया गया है ये पटोला बुनाई है और ये 19वीं सदी के मध्य में ये पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ का यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। कितना सुंदर ये जो बुनाई कला है, पटोला बुनाई इसमें दिखाई गई है। दोस्तों भारतीय कपड़ा बाजार और विश्व बाजार जो है वो किस प्रकार से भारतीय कपड़े और विश्व बाजार में संबंध था, भारतीय कपड़ा विश्व बाजार को किस प्रकार प्रभावित करता था, उसके बारे में देखिए। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे और दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे जावा, सुमात्रा और पेनांग और पश्चिमी और मध्य एशिया में इन कपड़ों की भारी मांग थी। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थीं और इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मजेदार है। जैसे इन शब्दों में क्या इतिहास छिपा है, इसके बारे में जानते हैं। यूरोप के जो व्यापारी थे उन्होंने भारत से आए बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसूल शहर में अरब व्यापारियों के पास देखा था और इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन या मलमल कहने लगे। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गए।
ये थे मसालों की तलाश में। जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट पर डेरा डाला, इसके बारे में आप जानते हैं। और वहां से वे मसालों के साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे और बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। दोस्तों, अगले पृष्ठ में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था और वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटें तो आपको पता चलता है कि इसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है और यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता है। यहाँ पर देखिए, ये चित्र जो दिया गया है ये लिस्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर की एक लिस्ट का पन्ना है सन 1730 का, जिसमें इस बही में एक एक चीज की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी और ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। देखिए, ये लिस्ट ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन द बे ऑफ बंगाल फॉर द गोइंग आउट इन द ईयर 1730। तो ये पूरी लिस्ट है कि कौन कौन से कपड़े जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तैयार करके ब्रिटेन भेजे जाएंगे। दोस्तों, इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखा जाए तो थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उसमें छापेदार सूती के कपड़े भी शामिल थे और ये व्यापारी सींड, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। उन्हें जो छापेदार सूती के कपड़े होते थे उन्हें सींड, कोसा या खस्सा या बंडाना। तो आप अलग से नोट कर लीजिएगा कि उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में भारत में सूती वस्त्रों का व्यापार था उसमें से ये एक किस्म थी सूती, जो सींड, कोसा या बंडाना, ये जो था ये छापेदार सूती कपड़ों को कहा जाता था। दोस्तों, अंग्रेजों का सीटज शब्द कहाँ से आया है? दोस्तों, ये हिंदी के छींट शब्द से निकला है और हमारे यहाँ जो छींट होता है वो रंगीन फूल पत्तियों वाले मोटे छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था और इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थीं। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था और यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है और इस श्रेणी में चटक रंगों वाले बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। यहाँ पर देखिए, एक चित्र दिया गया है, इसको जामदानी बुनाई कहा जाता है। ये 20वीं सदी की शुरुआत में जामदानी बुनाई की जाती थी। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इनका रंग प्रायः स्लेटी और सफ़ेद होता है और आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, यानी संयुक्त प्रांत जिसको कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है, और यहाँ पर लखनऊ जो था वो जामदानी बुनाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र और बुनाई कला का जो है नमूना दिया गया है। ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई या छीट है, जो कि 19वीं सदी के मध्य का ये चित्र है। दोस्तों, ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले छीट का यह बढ़िया उदाहरण है। बही में दूसरी तरह की चीजों का भी जिक्र किया गया है जिनका नाम उनके जन्मस्थान के अनुसार लिखा गया है, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। और इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर थे। बंडाना डिजाइन, जिसको कपड़े माथे पर बांधने के लिए या गले में बांधने के लिए जो प्रयोग किया जाता था, ये देखिए, ये 20वीं शताब्दी के आरंभ में बंडाना डिजाइन जो है ये कपड़े के मध्य से गुजरती लकीर है और असल में ये ओढ़नी में 2 बांध कर रंगे गए रेशमी कपड़े के टुकड़े को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से सी दिया गया है।
और बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा इसकी स्थिति क्या थी? दोस्तों 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक आते आते देखा जाए तो भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे और इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े और छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया था। संयोगवश इस कानून को जो था वो कैलिको अधिनियम कहा जाता है और कैलिको आप जानते हैं कि कालीकट से निकले हुए कपड़े के कालीकट के स्थान पर उसको उस स्थान के नाम पर कैलिको कहा जाता है। दोस्तों उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके और इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया और अब सफेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। दोस्तों भारतीय कपड़े के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जान के इसने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई। स्पिनिंग जेनी क्या था? तो एक ऐसी मशीन थी जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी। 1786 में इसी प्रकार रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं शताब्दी के आखिर तक बना रहा और डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थीं, लेकिन जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीजें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उसी पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। यहां पर देखिए दोस्तों एक चित्र जो दिया गया है इसको ध्यान से देखिए। ये कोचीन में स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य है। 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बसने लगी थीं और कोचीन जो केरल में है यहाँ पर डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई और बस्ती के चारों तरफ किलेबंदी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों 18वीं शताब्दी के आखिर में बुनाई के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ थे? तो यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है स्टार में सफ़ेद और जो थोड़ा सा उसके नीचे है जो चिन्ह बनाया है वो चेक और धारीदार सिंड यानी छिटाई वाले चौकोर से और त्रिकोण से सिल्क वाले। तो हम इसमें से कुछ डिजाइनों को देखेंगे। बनारस जो है दोस्तों ये सिल्क के लिए विख्यात था। पटना में सफ़ेद और चेक और धारीदार कपड़े बनते थे। इसी प्रकार ढाका जो था उस समय ढाका में सफ़ेद और सिंड कपड़े तथा ढाका में सफ़ेद और सिंड कपड़े की बुनाई होती थी। कालीकट जो हमारा था ये सिंड कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों ये हमारे जो भारत में प्रमुख केंद्र थे ये किस प्रकार और अनेक प्रकार के विशेषताओं वाले कपड़े की बुनाई करते थे। 1500 से लेकर 1785 तक के बीच में अगर जो आप इस नक्शे को देखें तो 19वीं सदी के आरंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। इसमें दोस्तों बंगाल जो था सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे और 19वीं सदी के आरंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी बननी अभी शुरू हो रही थी। पूर्वी बंगाल जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है यहाँ का ढाका 18वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था और ये शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। और यदि आप इस मानचित्र में भारत के दक्षिणी भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा और पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई का केंद्र गुजरात में स्थित था। अब आइए जानते हैं बुनकर कौन थे।
दोस्तों, बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी व्यवसाय को या इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले और कैकोल्लार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध था। तो एक अलग जगह से आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए कि बुनकर जो थे उसको अन्य क्षेत्रों में क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, बंगाल में तांती और उत्तर भारत के जुलाहे या जिनको मोमिन कहा जाता था, दक्षिण भारत के साले और कैकोल्लार और देवांग, ये समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पर देखिए चित्र में बंगाल का एक तांती बुनकर बेल्जियन चित्रकार सोलविंस द्वारा बनाया गया 1790 का चित्र है। इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है। और ये गड्ढे वाला करघा क्या होता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसके बारे में हम अभी इसी पेज में आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। ये काम महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली में लपेट दिया जाता था और जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इसी धागे से कपड़े बुनते थे। ज्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत पड़ती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसाय से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। भारतीय कपड़े का पतन क्यों हुआ? दोस्तों, ब्रिटेन से सूती कपड़ा भारत सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। तो कौन कौन से असर पड़े? अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरी बात यह थी कि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया और इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। एक शब्द है दोस्तों, औरांग। औरांग क्या होता है? तो फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है। वहां बिक्री से पहले चीजों को जमा करके रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी इसी शब्द औरांग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक स्रोत, अध्ययन का स्रोत है, हम भूखों मर जाएंगे। 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिनमें कहा गया था कि हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औरांग या गोदाम खत्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करता और हमें कपड़ों का ऑर्डर नहीं देता तो हम भूखों मर जाएंगे। ये व्यापारिक बोर्ड की कार्रवाई 3 फरवरी 1824 के तहत ये बात कही गई थी। यहाँ पर स्रोत 2 देखिए, इसमें लिखा गया है कि कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। तो 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे अपने पत्र में अपनी दुर्दशा का वर्णन इस प्रकार किया है। सेवा में संपादक समाचार, मैं कताई कामगार हूँ। भारी कष्ट के साथ मैं ये पत्र लिख रही हूँ, कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरी 3 बेटियां थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े। जब हम भूखे मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा रहने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी। बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपए की दर से सूत खरीद कर ले जाते और बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी और इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चिंत रहने लगे। कुछ सालों से मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया और इसी तरह मेरी 3 बेटियां अपने अपने घर चली गईं। अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार में सूत भेजती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते और समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा, लोग कहते हैं कि बाहर से बिलाती या बिलायती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीदकर कपड़ा बनाते
बनाते हैं, लोग इस सूत का बना कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते, यह गलकर तार तार हो जाता है। कष्टों में फंसी एक कताई कामगार की आप बीती इस प्रकार थी। लेकिन दोस्तों, जो भारतीय कपड़े ब्रिटेन में बने कपड़ों की जो तुलना थी या उनका मुकाबला नहीं कर सके, लेकिन असली दुर्दन तो अभी आने बाकी थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बड़े सूती कपड़े से पट गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति ये हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब हो गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थीं, वे बेरोजगार हो गई थीं। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थीं। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे? इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्यम वर्ग में भी भारी मांग थी, और न ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में यह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। दोस्तों, आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरै का नाम सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी। दोस्तों, आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ? उनमें से बहुत सारे खेतिहर मजदूर बन गए थे। कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई, जो कि अब मुंबई है, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई थी। तो जो ये ग्रामीण बुनकर हमारे थे, उनका जो है पतन हो गया और उसके बाद सूती कपड़ा मिलों का उदय हुआ। भारत में पहली सूत कपड़ा मिल 1854 में बंबई में स्थापित की गई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था, और बंबई पश्चिम भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। दोस्तों, यहाँ पर इस चित्र में एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र है। कताई विभाग में ज्यादातर मजदूर महिलाएं होती थीं, जबकि बुनकर विभाग में ज्यादातर पुरुष होते थे। दोस्तों, सन 1900 तक आते आते बंबई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थीं। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थीं, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया, और सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतिहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या ये थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थीं। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता। लेकिन औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। इसके कारण ये हुआ कि भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाली कपड़े की मात्रा में काफी कमी आ गई और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी थी। यहां पर देखिए दोस्तों, टीपू सुल्तान की तलवार और उट्ज स्टील। भारतीय इस्पात और लौह धातु कला कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयां लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे।
टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्ज नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्ज स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थीं। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्ज स्टील किस तरह बनाया जाता था। प्रगलन भट्टियां वो होती हैं जिसमें लोहे के अयस्कों को गलाकर उसे मनचाहा आकार दिया जाता था और उससे मनचाही वस्तुएं बनाई जाती थीं। यहाँ पर जिस तलवार की चर्चा की गई है दोस्तों, उसका ये जो देखिए मूठ वाला हिस्सा दिखाया गया है कि टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जिनमें युद्ध में फतह के संदेश दिए गए हैं। और गौर से देखिए कि शेर का सिर मूठ के निचले सिरे की तरफ है। यहाँ पर शेर का एक सिर बना हुआ है। दोस्तों, जो फ्रांसिस बुकानन ने जो ब्यौरा दिया था उसमें लिखा था कि वहाँ पर कर्नाटक में सैकड़ों भट्टियों में वुड्ज स्टील बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था और तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियां तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू, ये सब स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुड्ज स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली और चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्ज स्टील की विशेषताओं पर 4 साल यानी 1818 से 1822 तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्ज स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया था। इसीलिए जो भारत में ये जो लौह कला और शिल्प कला थी, ये समाप्त हो गई। देखिए यहाँ पर गांवों की उजड़ी भट्टियों का कैसे वर्णन किया गया है। वुड्ज स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, लेकिन भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगालक यानी लोहा गलाने वाले कारगर थे, जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन भी बनाए जाते थे और ज़्यादातर भट्टियां मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थीं। प्रगालक का काम पुरुष करते थे, जबकि महिलाएं धौंकनी चलाती थी। धौंकनी हवा फेंकने का यंत्र था, जिससे कि भट्टियों में आग को दहकाया जाता था। दोस्तों, वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा और देखिए हवा का प्रयोग करती थी, उनको फेंकती रहती थी और 19वीं शताब्दी तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा। ज़्यादातर गांव में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थीं और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। दोस्तों, यहाँ पे अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। ये मध्य भारत का एक गाँव है जहाँ लौह प्रगालकों का अगरिया समुदाय रहता था। 19वीं सदी के आखिर में बार बार अकाल पड़े और उसकी वजह से भारत में सूखे के इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके। मध्य भारत में बहुत सारे अगारिया कारीगरों ने काम करना बंद कर दिया, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में वे दूसरे इलाकों में चले गए थे। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियां नहीं चलाई। दोस्तों, ये जो गांव में भट्टियां जो थी वो बंद होने लगी, उसका कारण क्या था? तो इसकी एक वजह ये थी कि नए वन कानून, जिसके कारण आप ये जान सकते थे कि जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों से लोगों के प्रवेश पे पाबंदी बना दी, तो लोहा बनाने वाले को कोयले के लिए लकड़ी नहीं मिल सकती थी और लौह अयस्क भी वहां से नहीं ला सकते थे। वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन जुटाने लगे। कुछ क्षेत्रों में जहाँ सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दी थी, लेकिन प्रगालकों ने अपनी भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कीमत उसके लिए चुकाना पड़ा
पड़ता था, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। और 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था, जिसके कारण भारतीय लुहार घरेलू बर्तन और औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगल्भों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी और 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई थी। वो नई चुनौती क्या थी, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारत में लोहा और इस्पात कारखानों का उदय हुआ, तो उसके संबंध में एक देखिए यहाँ पर व्यापक उद्योग का ये एक विवरण दिया गया है। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार एक जमाने में लोहा गलाना भारत का बहुत व्यापक उद्योग था और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के विशाल बलुआ मैदानों के अलावा शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां धातुमल न दिखाई देता हो। यहाँ के आदिम लौह प्रगालकों को ऐसे भंडारों से अयस्क हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती जिन पर कोई यूरोपीय लौह विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझेगा। दोस्तों, लोहा के और इस्पात कारखानों का उद्योग कैसे हुआ, तो बात 1904 की है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह और इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह और इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन उसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। एक दिन कई घंटे जंगल की खाक छानने के बाद बेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियां भर भर कर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उन्होंने पूछा कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। बेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद बेल्ड ने बताया कि उन्हें वह चीज जिस चीज की तलाश थी वो मिल गई है। राजहरा पहाड़ियां दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। वह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं भी पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक नगर बसाने के लिए जगह बनाई गई और इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया और इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी और यहाँ पर देखिए सुवर्ण रेखा नदी के किनारे बनी टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री 1940 का एक दृश्य दिखाया गया है। दोस्तों, आमतौर पर ब्रिटेन में जो बने स्टील था उसका आयात कर रहा था भारत, और भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफी समय बाद तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मान को तैयार नहीं थे कि भारत में श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब टिस्को की स्थापना हुई तो हालात बदलने लगे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया और इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का भी काम सौंप दिया गया और 1919 तक स्थिति ये हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात का औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। दोस्तों, युद्ध के आखिर में विस्तार, तो युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा और यहाँ पर देखिए इस चित्र में किस प्रकार से नए विद्युत संयंत्र और बॉयलर संयंत्र बनाए जा रहे हैं। 1919 में जमशेदपुर का ये दृश्य दिखाया गया है। दोस्तों, सूती कपड़े की तरह लोहे और इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ और ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए और जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में
इसमें बहुत सारी मांगें अब आइए देखते हैं अन्यत्र में जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल। दोस्तों 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देसी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाओं, टेलीग्राफ, रेलवे और वाष्प चालित जलपोतों का विकास किया गया और पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों और उदार शर्तों पर कर्ज दिए गए। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को बेच दिया। दोस्तों भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थीं, जबकि जापान की स्थिति उलट थी। जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था, लेकिन इसका एक अर्थ ये भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उसकी सैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आगे अन्य इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।